नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और पार्षदों के समर्थन के लिए दक्षिण इलाके के कमर्शियल ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं हर खबर के संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने बीजेपी प्रवक्ता और संयोजक कुमार अशोक पांडे और जनसभा में आई हुई तमाम मुस्लिम महिलाओं से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश निकाय चुनाव 2023 के प्रचार प्रसार बंद होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर में यहाँ पर एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर कानपुर नगर निगम चुनाव की हम बात करते हैं तो कानपुर के नगर निगम चुनाव का आज जो है वो आखिरी दिन है। आज जो है खाली यहाँ पर प्रचार प्रसार 5 बजे से बंद हो जाएगा। मगर अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की तो अगर हम देखा जाए तो 2 दिन से लगातार जो है कानपुर में वीआईपीओ का यहाँ पर दौरा है। पार्टियों के स्टार प्रचारक जो हैं वो कानपुर में आकर महापौर प्रत्याशियों और पार्षदों के लिए यहाँ पर वोटरों को लुभाने में लगे हैं। और अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी लोग हैं, जितने भी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं, वो सारे ही स्टार प्रचारक जो हैं वो दक्षिण पर अपना फोकस पूरा करे हुए हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि दक्षिण में जो है लगभग यहाँ पर 20 लाख की आबादी बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी आसनी अवस्थी यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है। तो इसीलिए सारी पार्टियों के स्टार प्रचारकों का जो ध्यान था वो सारा का सारा ध्यान जो है दक्षिण के ऊपर केंद्रित किया है। अब देखना यह है कि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और इसमें योगी आदित्यनाथ यहाँ कानपुर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वो क्या जनता को संदेश देते हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर न्यूज कानपुर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं किदवई नगर के यहाँ कमर्शियल ग्राउंड में, जहाँ पर अगर हम बात करें तो सूबे के मुखिया की यहाँ पर एक रैली थी। नगर निगम चुनाव का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और हमारे साथ जो है इस वक्त कुमार साहब मौजूद हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और संयोजक भी हैं। वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री की यहाँ पे रैली हुई है और अगर हम नगर निगम चुनाव की बात करते हैं तो आज आप प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, तो सर रैली हुई है, क्या संदेश दे के गए हैं और क्या लग रहा है आपको माहौल? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से 2017 में इस प्रदेश की बागडोर संभाली, उस समय यह प्रदेश अंधकार में था, पूरा वातावरण दंगाइयों के हाथ में था, गुंडे थाने चलाते थे, गुंडे सरकार चलाते थे, माफियाओं का राज था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला। यह देश आस्था और सनातन का देश है। यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात करने वाले नहीं, यहाँ जो रामायण जलाने वाले हैं उनका तिरस्कार होता है। जो रामायण का पाठ करते हैं, जो रामायण को जनता को जनार्दन मान के जनता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। तो इस देश में हमेशा से आस्था का देश रहा है, सनातन का देश रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ जो संस्कार है और संस्कार के साथ जो संविधान का पालन किया जा रहा है उसकी आस्तुति बोल रही है। यहाँ जिस प्रकार की जिस भाषा में लोग समझना चाहते हैं उस भाषा में माननीय मुख्यमंत्री जी समझाने की शक्ति रखते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। दंगाइयों से वसूली का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया। आज दंगाई आग जलाने के बाद उनसे वसूली भी की जाती है। आज भ्रष्टाचारी जो भी माफिया हैं वो अपने बीड़ों में घुस गए हैं। माफिया का सिर्फ 3 स्थान है, या तो वो जेल के अंदर है, या वो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या वो फिर ऊपर है। चौथा कोई स्थान किसी माफिया के लिए नहीं है। ये थे हमारे साथ कुमार पांडे जी यहाँ पर, जिनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग आज यहाँ मुख्यमंत्री की रैली में आई थी, तो एक बात बताइए, आप लोग मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो आप लोगों को अपने इलाके में किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप लोग आती हैं बीजेपी के कार्यक्रम में आती हैं, आप लोग बीजेपी का पट्टा डाले हैं, भगवा डाल के चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इलाकों में जो है आपको विरोध भी झेलना पड़ता होगा? जी नहीं, हम लोगों को हमारे इलाके में कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने इतना हमारे समाज के लिए किया है। एक तो 3 तलाक के लिए
किया है, फिर सुकन्या मंगला योजना चलाई है और राशन भी वितरण करते हैं और जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो सभी को बराबरी के हिसाब से दी जाती है। तो कहीं पर जब वो भेदभाव नहीं करते तो हमारा समाज भी भेदभाव नहीं करता है। ऐसी परंपरा को तोड़ा है उन्होंने, जहां पर ये धारणाएं बनी हुई थी कि मुस्लिम समाज मतलब योगी जी को पसंद नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग बहुत मुस्लिम महिलाएं जब आगे आ रही तो जाहिर सी बात है पुरुष भी बहुत ज्यादा साथ में होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का विरोध तो बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब आप बीजेपी में आए, आपने बीजेपी में जिस तरह कार्यक्रमों में आ रहे ज्वाइन करी होगी, तो कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदारों में या मोहल्ले में कुछ तो आपको विरोध करना पड़ा होगा, विरोध झेलना पड़ा होगा। किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, उनका क्या नजरिया रहता है आप लोग? अगर हम लोग उनके विरोध के लिए चुप बैठ जाएंगे तो समाज में खुल के उनके जो भी योजनाएं हैं या जिस तरह से वो बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो हम ही अगर बैठ जाएंगे तो उनकी योजनाओं को या उनकी बातों को समाज में या अपने समाज में किस तरह से फैलाएंगे। तो हम लोगों का खुल करके सामने आना बहुत जरूरी है और हर तरह के भेदभाव को मिटाना बहुत जरूरी है। भेदभाव को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर हम आपसे बात करना चाहें तो आप भी यहाँ आए हैं कार्यक्रम में, आज मुख्यमंत्री जी आए थे और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या नगर निगम के चुनाव में आपकी दोबारा से प्रमिला जी फिर से वापसी कर रही है? आना तो चाहिए पूरा भरपूर, क्योंकि वो काम भी अच्छा कर रही प्रमिला जी, उनको आना चाहिए। तो हमारे साथ आप भी मौजूद हैं। अच्छा, हम आपको अक्सर जो है बीजेपी के सारे प्रोग्रामों में देखते हैं। हमने शहर में ऐसा देखा है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आप नजर ना आती हो, हर प्रोग्राम में आप नजर आती हैं। तो आखिर क्या ऐसा है, किस तरीके से आपको क्या मिला है बीजेपी से जो आप इतना बढ़ चढ़ कर जो है हर कार्यक्रमों में भी शिरकत करती हैं? और अगर हम बात करें तो जिस धर्म से आप आती हैं तो उस धर्म में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध की बात होती होगी, तो उसके बाद भी आपको आखिर क्यों ऐसा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जो मुझे बीजेपी में आके या बीजेपी सरकार में जो सबसे पहली जो मुझे सुविधा लगी है वो है महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता। हम रात में 2 बजे भी कई बार रिजेंसी हॉस्पिटल से घर गए हैं। मजाल है कि कहीं एक भी आदमी ने मतलब जैसे कि आज से कुछ साल पहले जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, मैं मतलब 11 बजे क्या आप 9 बजे भी घर से बाहर निकलिए तो आप मतलब घर सेफ नहीं जा सकते थे। तो दर्जन भर लोगों का कि बदतमीजी का सामना करना पड़ता था जी। और जो सबसे मुख्य जो महिलाओं के लिए एक ये जो मतलब योगी जी ने और मोदी जी ने किया है स्वतंत्रता कहीं भी आने जाने की, ये सबसे मुख्य कारण है मेरा भाजपा के साथ जुड़ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे तमाम मुस्लिम महिलाएं थी जिनसे हमने बात करी। यहाँ पर उनका सीधा सा कहना है कि लाख विरोध हो और लाख जो है हमारे इलाके में जो भी लोग सोचते हो, लेकिन हम लोग इस वजह से बीजेपी के साथ लगे हैं क्योंकि बीजेपी से हमको बहुत कुछ मिला है। जो बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में इनको हमको बहुत कुछ मिला है और हम उसके साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमें किसी के विरोध की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या सूबे के मुखिया की बात करते हैं, वो मुस्लिमों के लिए भी बहुत कुछ योजनाएं लाए हैं और बहुत कुछ उनके लिए भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर न्यूज, कानपुर। कानपुर के किदवई नगर कमर्शियल ग्राउंड में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, जो यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो नगर निकाय चुनाव का आज प्रचार और प्रसार का जो है वो आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे के बाद से बंद हो जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो योगी आए हुए हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पर जो जनसभा को संबोधित करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कमर्शियल ग्राउंड जो है फिलहाल खचाखच भरा हुआ है। हम आपको बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग और भी आए हुए हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। आज आप यहाँ किस लिए आए, क्यों आए? योगी जी की जनसभा सुनने आए हैं। योगी जी ने जो 6 साल के कार्यकाल में काम किया है उससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश हैं। और जो माफिया लोग आम जनता को लूट रहे थे, मार रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उनको खत्म करने का काम योगी जी ने किया है। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय किया है, सबको घर दिया है, सबको इलाज का पैसा दिया है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं। हम यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग रूप में लोग आए हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं
तो ये सूबे के मुखिया जो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये दक्षिण क्षेत्र है और दक्षिण क्षेत्र में जो है वोटरों की संख्या लगभग 20 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है सारे ही पार्टियों के स्टार प्रचारक यहीं पर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर आकर जो है वो अपने अपने अंदाज में वोटरों का लुभाने का काम कर रहे हैं। और हम आपको ये पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे पंडाल जो है वो फिलहाल भरा हुआ है और पीछे मंच पर जो है हम आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे जो मंच बना हुआ है उस पर योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर न्यूज कानपुर। आगे बढ़ते हैं। द केरल स्टोरी मूवी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल है इनकी राजनीति कुछ लोगों के साथ है और कुछ लोगों के विकास पर निर्भर रहती है। उन्हें कश्मीर फाइल्स भी नापसंद आई थी और ना ही द केरल स्टोरी, जो हिंदुस्तान को सच दिखाने का प्रयास हो रहा है, वे पसंद आ रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने कई राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है और उनके हिंदुत्व विरोधी होने पर जोर दिया है। जिनकी राजनीति कुछ के साथ और कुछ के विकास पर निर्भर रहती है, उन्हें न कश्मीर फाइल्स के नाम से जो फिल्म आई थी वह पसंद आई थी और ना ही द केरल स्टोरी, जो हिंदुस्तान को सच दिखाने का प्रयास हो रहा है। और इस देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रसारित करने पे प्रतिबंध लगाने का काम किया है, लेकिन भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने द केरल स्टोरी फिल्म पर बात करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल हैं इनकी राजनीति कुछ के साथ और कुछ के विकास पर निर्भर रहती है। उन्हें कश्मीर फाइल्स भी नापसंद आई थी और न ही द केरल स्टोरी, जो हिंदुस्तान को सच दिखाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा शासित प्रदेशों में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है और इस देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है, द केरल स्टोरी फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है वो पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से वास्तविकता है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखें और मैं भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद यह फिल्म जरूर देखूंगा। केरल के अंदर जो संघर्ष वहां के निवासी कर रहे हैं, मैं उनसे काफी कुछ परिचित हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश की एकता और अखंडता, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उन सबको इस बात का एहसास कराने के लिए कि पूरा देश एकजुट है, उत्तर प्रदेश एकजुट है। समाजवादी पार्टी इस समय बौखलाई हुई है और उनको, जो मेरी जानकारी है, जहां से श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कन्नौज में, वहां की नगर पालिका में भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही। वहां भी सपा लड़ाई में नहीं, वहां भी जो थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ रही वो बसपा लड़ रही। वही हाल सपा का पूरे प्रदेश में है। कोई भी नहीं चाहता है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की वापसी हो। सभी लोग चाहते हैं कि सुशासन भी हो, सुरक्षा भी हो और विकास भी हो, और यह भाजपा कर सकती है। कानपुर में नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए महज अब कुछ घंटे ही बाकी हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी शहर का दौरा कर महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील की। स्वर्ण जयंती विहार के वार्ड 62 में समाजवादी पार्टी पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र पटेल के समर्थन में शिवपाल का आना हुआ, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ता शाहरुख शेख ने किया है। मंच पर आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने विकास का मुद्दा देते हुए जनता से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वीरेंद्र पटेल को और वंदना पटेल को जीतना भी बहुत जरूरी है। वंदना वाजपेयी को जीतना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कोई कुछ करते नहीं, केवल झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं। ये संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं और कानून को भी नहीं मानते। सबके यहाँ हमारा आना जाना हो, आप सभी को पता है अपने को ये AIMIM के नेता आसिम वकार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने से गुजरात के गुजराती का फायदा होगा। बच्चों की स्कूल फीस या दूध दही और रोड टैक्स फ्री करने से प्रदेश की जनता को मिलेगा लाभ। गुजरात के गुजराती विपुल शाह ने एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री विपुल शाह की झूठ और फरेब पे आधार पर बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं। विपुल शाह, अगर तुम्हें फिल्म बनाना थी तो तुम गुजरात के रहने वाले हो, बहुत से मुद्दे गुजरात में हैं। अगर बनाना थी फिल्म तो बिल्किस बानो पे बनाते, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, बलात्कारियों को, उस पर फिल्म बनाते। अगर फिल्म बनाना थी तो बाबू बजरंगी बनाते, माया कोडनानी पे बनाते, स्वामी चिन्मयानंद पे बनाते, स्वामी नित्यानंद पे बनाते, आसाराम बापू पे बनाते, कुलदीप सेंगर पे बनाते। बहुत से मुद्दे हैं, ये सच्ची घटनाएं थी, इन पे बनाओ फिल्म। लखनऊ के इको गार्डन में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल को चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बैन करने की बात कही थी। इसके बाद बजरंग दल को बैन करने के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर, कन्नौज से पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव शांतिपूर्वक निपटाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों ने यह फ्लैग मार्च यहां निकाला है। संवेदनशील इलाकों में गूंजी बूटों की धमक। फोर्स ने गड़बड़ी करने वालों को दी चेतावनी। मतदान के दिन तैनात रहेगा भारी फोर्स। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर कन्नौज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है और फ्लैग मार्च यहां निकाला गया है। पुलिस के जवान, पीएसी और आरएएफ के जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला है और गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दी है। कन्नौज से बड़ी खबर। मतदान से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर यहां नजर आई। कन्नौज की तस्वीरें हैं जहां पुलिस और आरएएफ के जवानों ने यहां फ्लैग मार्च किया और शांति बनाए रखने की अपील की। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा में एक मकान में हुआ भीषण विस्फोट हो गया। भीषण विस्फोट से मकान की छत उड़ गई, जिससे 7 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात हुए इस भीषण विस्फोट में हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा का यह पूरा मामला है। उनका नाम राजन है, जो मतलब यहाँ पे जिनका मकान है राजन रहते हैं। उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने किराएदार के ऊपर पूरा शक हो रहा है। तो मतलब जो हादसा हुआ, जो आप बता रहे हैं कि बम फटा हुआ है, तो ये क्या होता है, किराएदार क्या फटा हुआ है? बिल्कुल। तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? केवल 2 लोग। 2 लोग।
नहीं, दो लोग तो वो जो मेन किराएदार थे, हाँ। 2 लोग वो और 2 मेरे जस्ट बगल वाले, बगल वाले, हाँ बगल वाले। टोटल कितने लोग घायल हुए? केवल टोटल 8 लोग घायल हुए। ईडी ने माफिया अतीक अहमद की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त करने की कवायद शुरू कर दी है। नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद से अतीक की संपत्ति को जब्त करने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारी के मुताबिक दस्तावेजों में संपत्ति की कीमत 28 करोड़ जबकि बाजार की कीमत 100 करोड़ बताई जा रही है। वहीं प्रयागराज में अतीक की संपत्ति को जब्त करने के बाद नोएडा, दिल्ली, लखनऊ समेत कई अन्य शहरों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। बता दें कि इस पर ईडी ने अफसरों से रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति संबंधित शहरों के निबंधन कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। ईडी ने अतीक की संपत्ति जब्त करने की कवायद शुरू कर दी है। 100 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त करने जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और ईडी ने यह कार्रवाई अब शुरू भी कर दी है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की कीमत की संपत्ति ईडी जब्त करेगा। $100 करोड़ की संपत्ति ईडी अब जब्त करने जा रही। अतीक अहमद की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। ईडी ने इसकी कवायद शुरू भी कर दी है और बड़ी कार्रवाई अब ईडी करने जा रहा है। 100 करोड़ की संपत्ति यहां जब्त की जाएगी। आपको बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस मामले में जांच की जा रही है। और अब ईडी का एक्शन भी लगातार अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाशी भी यहां तलाश की जा रही है। हालांकि उसे माफिया घोषित कर दिया गया है और एक तरफ ईडी भी अपना काम लगातार कर रहा है। तो ईडी ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। अब आपको सीएम योगी की जनसभा सुनवाते हैं, जहां सीएम ने बांधा में जनसभा को संबोधित किया है और प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भूमि को उन्होंने अपनी पवित्र साधना से पवित्र किया है। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से इबादत करता हूं। भाई बहनों, स्वदेश और स्वधर्म की भावना को पैदा करने वाले महान राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप की आज पावन जयंती भी है। अभी मुझे उनके मूर्ति पर पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी कुछ महीने पहले मैं आया था यहां बांदा में और मैं आभारी हूं कि वर्षों से जो कार्य मंदिर था, महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण का, उस कार्य को मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी जयंती की मूर्ति स्थापना की, उनकी प्रथम जयंती के कार्यक्रम में भी पुष्पांजलि करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए आप सभी यहां के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा बांदा जनपद नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से कालिंजर
किले की अपनी प्राचीन आभा को पुनर्स्थापित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसी मुल्कों का आशीर्वाद एक सनातन व्यवस्था है, जिस मूल पर साक्षात वामदेव जैसे ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। कठिन चुनौती उसके सामने हो सकती है, लेकिन उसके मार्ग को कोई बाधित नहीं कर सकता। और आज हमारा बुंदेलखंड उस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे वो बुंदेलखंड की बात करूं या बाधा की बात, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। बड़े-बड़े बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आया था 17 में, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है, जो सरकार के स्तर पर होनी है। एक विकास और दूसरा माफिया राज को नियंत्रित करना। मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों के सक्रियता के फलस्वरूप एक और जो लोग बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालते थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।